नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं राजेंद्र और आज हम एक दिलचस्प और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, इसके परिणाम क्या हुआ, इस वीडियो में आज ये बात हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके पास इजीली पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि रूस और यूक्रेन के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन पहले से एक सोवियत रूस का हिस्सा थे, जो कि पहले रूस और यूक्रेन दोनों सोवियत रूस में थे। रूस पहले के बड़ा ही देश है। यूक्रेन एक इम्पोर्टेंट देश इसलिए है, इसके पास ब्लैक सी है। ब्लैक सी में बहुत ही प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है ब्लैक सी। रूस हमेशा यूक्रेन को अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता था रूस, इसलिए लेकिन यूक्रेन का दबदबा इतना खास नहीं था। जब 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने की कोशिश की। ये है यूक्रेन, इसका है क्रीमिया। इस क्रीमिया रीजन को रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद कुछ ही महीने के बाद 2014-15 के आसपास, 14-15 के आसपास ही इसने डोनबास रीजन के भी रूस ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद 2020-21 में जब यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने का फैसला किया था, उसी टाइम पे जो उसने नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की, उसकी उसी कोशिश के चलते ये सब युद्ध का शुरुआत हुआ था। जो वॉर है लगभग 2022 फरवरी से कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। ये पहले से 2014 से शुरुआत चल रहा था, लेकिन जब 2022 से कंटिन्यू वॉर हुआ, इसके बाद यूक्रेन पूरी तरह से रूस के रडार में आ गया और प्रॉपर फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गया था 2022 से। रूस यूक्रेन 2022 में जो शुरुआत हुई थी, उससे पहले उतनी खासा नहीं था, लेकिन जो 2022 जो यहाँ पे लिखा था, 2022 फरवरी से जब रूस यूक्रेन स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरी तरह से स्टार्ट हो गया। लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द यूरोप सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप में। रूस का कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है और कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है, और यूक्रेन तो पूरा यूरोप का ही है। इसलिए ये लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट यूरोप का ही बताया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसमें जियोपॉलिटिक्स भी प्रॉपरली इन्वॉल्व हुआ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी प्रॉपरली इन्वॉल्व हुआ, और मिलिट्री डायमेंशन तो वैसे ही इन्वॉल्व हुआ था पहले से ही। इसके बाद हिस्ट्री ओवर 2014 में जैसे ही क्रीमिया को रूस ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद 2014-15 में उसने डोनबास रीजन को भी कब्जा कर लिया। उसके बाद 2022 से फुल स्केल वॉर चालू हो गया। रीज़न बिहाइंड द वॉर, इस वॉर के पीछे रीज़न क्या है? मेनली रीज़न है कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है, लेकिन रूस को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि रूस इससे अपने आप को खतरा महसूस करता है। क्योंकि जो रूस है, रूस का जो बाउंड्री लाइन है उसके पास ही यूक्रेन है। ये यदि यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो उसका जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को रूस को खतरा महसूस हो रहा है, ताकि ये डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं या भी कुछ भी और वजह से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए रूस को ये खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए वो डर रहा है। इनिशियली 2022 में जब इन्वेजन हुआ, रूस ने प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट और साउथ
जो यूक्रेन है, यूक्रेन को इन तीनों तरफ से प्रॉपरली अटैक किया था, जिसमें कि मेनली खीव, खरकीव, mariupol और जो खरसन रीजन है, इसमें जो सिटी है, मेन सिटी ये है, यूक्रेन की मेन सिटी को प्रॉपरली टारगेट किया गया था, जिसकी रूसियन प्रॉपरली अटैक करके इस यूक्रेन को जो आर्म फोर्स था उनको ख़त्म कर दिया था। यूक्रेन रेजिस्टेंस फोर्स, यूक्रेन फोर्स बैक्ड बाय वॉलंटियर्स। यूक्रेन ने भी बहुत ही मजबूती दिखाई है, अपना ताकत लगाया और युद्ध किया रूसियन फोर्स के सामने। यूक्रेन सोल्जर ने यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन से जो सप्लाइड वेपन्स है उससे रूस की सामना किया। इससे वार के चलते रूस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे रूस पर। इस वार के चलते रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे, जो कि रशियन इकोनॉमी की हीट हुआ था। इसके बाद जो रूस रूस ने जो अटैक किया था, उस अटैक को यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो व्लादिमीर जेलेंस्की, उसने उस रशियन अटैक को उतना घबराया नहीं और जमकर सामना किया, अपनी आर्म फोर्स के साथ खड़े रहे। की बैटल की इस बैटल में हेवीली बॉम्बिंग हुई थी, मिसाइल्स अटैक भी, बहुत सारे मिसाइल्स हुआ, ड्रोन वार हुआ, साइबर वारफेयर भी हुआ, सभी के चलते ये शुरू हो गया था। उसके बाद जो काउंटर ऑफेंसिव है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, इसमें बहुत सारे अटैक हुआ, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी अटैक किए गए, सभी टोटली जैसे भी वार होता है फुल स्केल वार में ये सब इन्वॉल्व हो गया। वार बिकम पोजिशनल, इसमें ड्रोन वारफेयर भी यूज हो गया, साइबर वारफेयर भी यूज हो गया, जो एक बोलते हैं कि दंड बल कौशल, इस सभी तरफ से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ओवर 10 मिलियन पीपल डिस्प्लेस, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, हज़ारों की तादाद में लोगों की मौतें हुई और सभी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सभी डिस्ट्रॉय हो गए। साइबर वारफेयर भी हुआ, ड्रोन वारफेयर भी हुआ था। रूस ने ईरानी शाहिद 136 जो है ईरान का 136 ड्रोन यूज किया। इस तरह यूक्रेन ने तुर्किश बाइकर ड्रोन्स यूज किया और कुछ होममेड ड्रोन्स भी यूज किए थे। दोनों तरफ से प्रॉपरली फुल स्केल वार स्टार्ट हो गया, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक में भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स सभी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाई और साइबर अटैक में मैलवेयर अटैक हुआ, हैकिंग हुआ, बहुत सारी नुकसान है दोनों तरफ से। प्रोपागेंडा, रशियन रशियन यूज स्टेट कंट्रोल मीडिया, रशिया ने भी अपने स्टेट कंट्रोल मीडिया को कंट्रोल करते हुए अपने वार को जस्टिफाई किया, जैसे कि अपना जीत खुद जीत रहे हैं ऐसे कि वो दिखाने के इस्तेमाल किए थे। और उसी तरह यूक्रेन ने भी सोशल मीडिया कुछ मीडिया साइट्स के द्वारा अपनी ग्लोबल सपोर्ट पाने की कोशिश की थी। दोनों ने अपने तरफ से सारी कोशिश की हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल किया था। यूनाइटेड नेशंस ने इस जो वार है उसको कंडेम किया था और ह्यूमैनिटेरियन एड्स की तरफ से कुछ एड भेजे थे। इसमें जो कुछ भी सहायता फास्टर टाइप जो हो सकता है उस तरफ से उन्होंने कोशिश की। इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो आईसीसी है, उसने व्लादिमीर पुतिन जो रशिया प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। जब कहीं भी किसी भी स्टेट पे जो विजिट करेंगे तो किसी भी कंट्री में, दूसरे कंट्री में जो विजिट करेंगे तो उनको वहीं पे अर्ली अरेस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ईयू जो यूरोपियन यूनियन एंड G7 रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिए, उनका बैंक्स में भी सैंक्शंस लगा दिया। नाटो ने डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट चलाया। इस तरह से रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लग गए, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हुआ बहुत सारा। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये आया कि यूक्रेन के लिए नाटो ने ओपनली आ गया।
जिससे कि सैंक्शंस बहुत सारे लगे तो रसिया की इकोनॉमी पर प्रेशर आया और बहुत सारी मौतें भी हुई थी यहाँ पे। रिफ्यूजी क्राइसिस भी बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, उनका घर छोड़ना पड़ा उनको। इसमें एक नई पॉलिसी आई है कि यूक्रेन को जो मदद मिला था आर्म ड्रोन से, जो आर्म डोनर्स थे, उसमें जनवरी 2024 से जनवरी 2024 इसमें लिखा है जनवरी 2024 से दिसंबर 31 2024, जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक इसमें लगभग यूनाइटेड स्टेट्स ने इतने दिए थे और टोटल मिलके यूरोपियन यूनियन इतना इतना उसको आर्म डोनर सपोर्ट मिला था। इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि एनर्जी प्राइसेस भी राइजिंग हो गए, फूड प्राइसेस भी ग्लोबली राइज हो गए थे। ब्रिक्स वर्सेस नाटो का भी एक वॉरफेयर सिचुएशन आ गया था, जिसमें ब्रिक्स में रूसिया आ जाता है और नाटो में तो ऐसे ही नाटो के सपोर्ट में यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ नाटो है। ऑयल प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशंस दिखाई दिए, जैसे इसीलिए बहुत ही देशों में कंगाली स्थिति आ गई। एनर्जी क्राइसिस यूजुअली वार के टाइम पे ऐसे ही होता है। जब वार होता है, फुल स्केल वार जब शुरू हो जाता है, तो एक देश से दूसरे देश के लिए जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत फ्लक्चुएशन होता है, प्रॉब्लम आता है। इसमें बहुत सभी देश की नुकसान होता है। जब 2014 से वार शुरू हुआ था, इसी टाइम से 2014 से लगभग 11 राउंड सैंक्शंस लग चुके हैं रसिया पे। टोटल मिला के लगभग 11 राउंड से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें रसिया की इकोनॉमी को हिट करने के लिए बहुत सारी कोशिश की है। इन 2022 में जब फुल स्केल वार स्टार्ट होता है, इसमें रसिया इकोनॉमी 2.1% से श्रिंक हो गया था। ये IMF के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में 2.1% से उसका इकोनॉमी डाउन हो गया था। फिर उसने ग्रो अप कर लिया था 2023-24 में, इसको किसी भी तरीके से अपने इकोनॉमी जो सैंक हुआ था उसको गिरावट से बचा लिया था और उसको राइज अप कर लिया। टोटल सैंक्शंस रसिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, पहले उतने नहीं थे, अभी बहुत सारे लगे हैं। US की तरफ से 7,338, कनाडा से 3,639, स्विट्ज़रलैंड से 3,266, EU से इतना, फ्रांस से इतना, UK से इतना, ऑस्ट्रेलिया से इतना, जापान से टोटल 24,311 सैंक्शन सिर्फ रसिया के लिए सर इतने सैंक्शन लग चुके हैं बाकी के देशों से, जो कि एक कंट्री के लिए हाईएस्ट है। रसिया टॉप सैंक्शन कंट्री है। टॉप सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड है रसिया, जिसमें कि पहले 2022 से बिफोर 2022 से लगभग 2695 था, सिर्फ 2695 का सैंक्शन था। लेकिन अभी जो 2022 में फुल स्केल हुआ है, वो उसके बाद 21,000 सैंक्शंस ज़्यादा रसिया के अगेंस्ट लाए गए हैं। अभी टोटल है 24,000 के आसपास। इससे ईरान भी कुछ है, सीरिया में भी कुछ सैंक्शंस लगे हैं, नॉर्थ कोरिया में भी कुछ है, बेलारूस, वेनेजुएला, म्यांमार, ये सभी हैं। लेकिन जो रसिया अभी टॉप सैंक्शन कंट्री में है। टॉप सैंक्शन कंट्री अभी रसिया है वर्ल्ड में। रसिया ने कैसे उस सैंक्शन को कैसे इन्वेट किया था? व्लादिमीर पुतिन ने भी रसिया की जो हार्म होता है, वही उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि वी हैव ग्रोथ वी हैव एंड दे हैव डिक्लाइन। हमारी ग्रोथ हो रही है, उनका डिक्लाइन हो रहा है। और उन्होंने जो मेन उनका एक पॉजिटिव पॉइंट था, जो उनका
ऑयल रिजर्व था, उस ऑयल रिजर्व की वजह से उनका इकोनॉमी उतना डाउनफॉल नहीं हो पाया था। थैंक यू गाइस, आज इतना ही। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।